माउंटेन सिटीज़ ऑफ द फ्यूचर। तो ये हम लोगों का विषय है और आप सभी लोग जो है इसका हिस्सा बन रहे हैं। आपका आपका पुनः धन्यवाद। आप में से कई लोग परिचित भी होंगे आप सभी से। तो ये मुझे लगता है बहुत बेहतरीन पैनल इसलिए है क्योंकि आज ऑफ कोर्स उत्तराखंड की बहुत सारी चैलेंजेस हैं। तो उन चैलेंजेस का साइंटिफिक सॉल्यूशन क्या हो, उसके लिए हमारे बीच में इतने एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। लेकिन बात पर आने से पहले मैं विशेष तौर पर डॉक्टर राजेंद्र डोभाल जी से, क्योंकि आपके साथ इतने कार्यक्रमों में हम रहते हैं, तो मैं खाली एक छोटा सा कन्फेशन ये करना चाहता था कि कई बड़े टफ़ जॉब माने जाते हैं। जैसे एक टफ़ जॉब होता है कि भाई कोई पुलिस में होगा तो बड़ा टफ़ जॉब है, कोई नर्स हैं, कोई डॉक्टर है। मुझे अब लगता है कि मॉडरेटर का जॉब भी बहुत टफ़ है। मॉडरेटर का जॉब इसलिए टफ़ है ईरा, क्योंकि आप तो कई सेशन मॉडरेट करते हो। मॉडरेटर एक तो क्या है, बार बार अपनी घड़ी देखता रहता है। दूसरा क्या करता है कि मॉडरेटर पर्ची देता रहता है। जिसको पर्ची देते हो लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मॉडरेटर जो है एक वाकई में एक बड़ी कठिन भूमिका है मॉडरेटर की। तो पर्ची भी देता है और जिसे पर्ची देता है वो नाराज़ भी होता है। तो अब ये वाला जो सत्र है, हमें 3:45 पर इसको क्लोज़ करना है। अब 3:07 हो गए, तो सर ने कहा 3:50 पे क्लोज़ करेंगे इसको, तो हम 5 मिनट का अतिरिक्त समय लेंगे। तो लगभग 41 मिनट हमारे पास में है। तो मेरा बड़ा विनम्रता, शालीनता, आदर सबके साथ में आपसे निवेदन रहेगा कि 5-6 मिनट में आप अगर अपने सवाल का जवाब दे देंगे और समय बचेगा तो एक एक आपका, जैसे कहते हैं ना, लास्ट कमेंट टाइप का भी ले लेंगे। तो ये हल्की फुल्की पृष्ठभूमि है। और सबसे पहला सवाल मैं जो डॉक्टर राजेंद्र डोभाल जी हैं, मैं आप ही से करना चाहूँगा। शुरुआत भी सत्र की आपसे करना चाहूँगा और सत्र पर भी आने से पहले कहना चाहूँगा कि आज जब हम उत्तराखंड राज्य की बात कर रहे हैं, पर्वतीय शहरों की, तो उदाहरण के तौर पर एक जो आंकड़ा है ये भी है कि भाई हमारे राज्य में 107 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, जो शहरी निकाय हैं। तो उनमें से 52 और 44, तो 96 तो जो हैं वो हमारे नगर पालिकाएँ और नगर पंचायत हैं। उदाहरण के तौर पर केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ, ये तक भी अर्बन है। मतलब जब हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो ये भी अर्बन है, क्योंकि ये भी अर्बन लोकल बॉडी हैं। थराली, जहाँ पर आप अभी गए भी धराली के साथ में, तो वो भी एक अर्बन लोकल बॉडी है। तो इन तथ्यों के साथ बात शुरू करते हुए डॉक्टर राजेंद्र डोभाल जी से जानना चाहेंगे कि आपका तो एक इतना, नेचुरली भाई आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, आपकी इतनी दूर की दृष्टि है और आपने उत्तराखंड के अनेक पहलू हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हो गए, तकनीकी हो गए, इन सभी पहलुओं को जो है पर्यावरणीय विकास के साथ में आपने जोड़ा है। और हमारे सामने जोशीमठ का भी उदाहरण है, अब हम शहरों के नाम ले रहे हैं तो, और ऐसे कई जोशीमठ हैं। तो इन तमाम संदर्भों में जब हम माउंटेन सिटीज़ ऑफ द फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो भविष्य के उत्तराखंड में जहाँ पर्वतीय शहर भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हमें पता है जनसंख्या भी बढ़ रही है, पर्यटन भी बढ़ रहा है, तीर्थाटन भी बढ़ रहा है, जलवायु भी बढ़ रही है, जल भी बढ़ रहा है, कचरा, ऐसी सारी जो समस्याएं हैं, चुनौतियां बढ़ रही हैं। तो वहाँ विज्ञान और तकनीक की भूमिका आप किस तरह प्रैक्टिकली समाधान के दृष्टिकोण से देखते हैं? थैंक यू अनूप। देखिए, जब हम ये सेशन प्लान कर रहे थे, ये सेशन हम प्लान कर रहे थे भूटान में बैठ के, भूटान में इस सेशन को करेंगे कि कैसे उनका भी ये जो माउंटेन सिटीज़ है एक इशू है। दूसरा, लेकिन फिर वो ये हुआ कि यहीं पे करेंगे। दूसरा, मैंने कहा था कि राहुल मॉडरेटर रहेगा और अनूप आंसर देगा बिकॉज अनूप हैज़ डन ए लॉट ऑफ वर्क इन सच इश्यूज। और अनूप नोटियाल के एनालिटिक्स को लेके ये अपना चैनल चलाता है। ठीक, तो लेकिन ये समहाउ ये उल्टा हो गया और अनूप जिससे हमें सूचनाएं लेनी थी वो मॉडरेटर हो गए इसी सेशन में। लेकिन हम आपसे जो डेटा है, जो आपका स्टडी है, लोगों के बेनिफिट के लिए आपसे भी चाहेंगे कि आप भी एज ए मॉडरेटर नहीं, बल्कि हम सब मॉडरेटर हैं, हम सब अपने अपनी जानकारी देंगे। आपको पर्ची कोई नहीं दिखाएगा, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, मुझे दिखाना पर्ची जिसको दिखाना।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ। देखिए ये मिसनोमर या ये जो टेक्नोलॉजी है हमारे जो शुरू से चली आ रही है, रूरल और अर्बन, कोई पूछे रूरल और अर्बन, किसी और देश में सुना आपने रूरल और अर्बन? वो केवल सबअर्ब्स बोलते हैं जो कैपिटल टाउन के पास में छोटी छोटी जगह होती है। ये हम लोगों ने कंपार्टमेंटेशन कर दिया है सारे हिंदुस्तान का, रूरल बोल के और अर्बन बोल के। यू हैव कम फ्रॉम फार फ्लंग एरिया, यू आर डाउन, मतलब किसी काम का नहीं है तू। हम आए कहाँ से? तो ये हम लोगों ने बनाया है, ये मैन्युफैक्चर्ड है। रूरल और अर्बन कहीं नहीं है ये। आप इंग्लैंड में चले जाइए, पूरे यूरोप में घूम लीजिए, यूएस घूम लीजिए, कहीं रूरल सुनाया आपने इतना घूमे कि रूरल एरिया है? नोबडी से। डाउनटाउन बोलते, बाजार में जाओ। आज के परिप्रेक्ष्य में रुद्रप्रयाग में ये लोग हमारा प्रोग्राम लाइव देख सकते हैं। उनके पास वो सारी सुविधाएं हैं। दे कैन ड्राइव मर्सिडीज देयर, दे हैव ऑल बैंक्स अवेलेबल, विच बैंक्स आर अवेलेबल हियर। हर चीज़ को ऑनलाइन खरीद सकते हैं, जो हम भी यहाँ ऑनलाइन मंगाते हैं। व्हाट इज अर्बन, व्हाट इज रूरल? लेकिन हमने दिमाग में इसको बुरी तरीके से बिठा दिया है। और ये जहाँ चौड़ी सड़क होगी, थोड़ा कोट पैंट पहन के लोग घूम रहे होंगे, वो अर्बन है। और जो अपना नेचुरल लाइफ जी रहा है वो रूरल है। ये मोटा मोटा डेफिनेशन। माउंटेन सिटीज़ पहली बार हम ही ने टर्म कॉइन करा है वे बैक इन 2012। डॉक्टर आर.एस. टोलिया, इसीलिए उनके नाम पे स्टेशन है। अब उन्होंने पहली वर्कशॉप की थी कि हम अगर यहाँ से जोशीमठ जाते हैं तो जितने टाउन बीच में रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, सोनप्रयाग जितने मिलेंगे, आपको आधा पौना घंटा लगता है उससे निकलने के लिए। इट हैज़ बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम इन दीज एरियाज, नॉट इन दी उत्तराखंड, बल्कि कहीं भी चले जाइए आप, छोटे छोटे टाउन्स बन के आगे गाड़ी निकालना मुश्किल हो गई है। और वहाँ पे कौन लोग आ गए हैं? जो उसके ऊपर रहते हैं, वो लोग नीचे आ गए हैं। और जो नीचे पैसा कमा लिया है वो फिर इधर आ गए हैं, जैसे ऋषिकेश में आ गए, देहरादून में आ गए, उधर हल्द्वानी, रुद्रपुर आदि जगहों पे आ गया है। तो ये एक फ्लो है ऑफ द माइग्रेशन ऑफ द पीपल। और टॉप हमारा खाली हो रहा है, जो ऊपर का टॉप खाली है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि इसका आंसर केवल टेक्नोलॉजी है। अगर आप फॉर एग्जांपल माउंट इटली से जाएँ स्विट्ज़रलैंड में, नीचे जो रेलवे स्टेशन है उनका, उसके टॉप पे एक गांव दिखता है। वहाँ पे एक गंडोला आता है जिसको लिफ्ट टाइप का, वो नीचे आदमी अपनी कार डालता है, उस पर बैठता है, बटन दबाता है, अपने गांव पहुंच जाता है, फिर अपनी कार निकालता है, वहाँ अपना घूमता है, काम करता है। 3 घंटे में वो ज्यूरिख होता है। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है टेक्नोलॉजी। दे हैव एप्रिशिएटेड टेक्नोलॉजी राइट फ्रॉम द 14th सेंचुरी। उन लोगों ने वो सिस्टम डेवलप कर लिया था। 2010 में दे वर सेलिब्रेटिंग द 100th ईयर ऑफ देयर गंडोला, ऑफ द ट्रेन रीचिंग इन द माउंटेन्स। तो टेक्नोलॉजी आंसर है। उसका आंसर ये नहीं है कि आप पेड़ के नीचे बैठ जाएं, दूसरा JVC लेके आया हुआ। यू हैव टू प्लान। उन्होंने प्लान किया हुआ। दे डोंट टच माउंटेन्स, वो उसको एंकर करते हैं, रेडीमेड रोड लेके खड़ी कर देते हैं और स्पेस रखते हैं। अगर लैंडस्लाइड भी होगा तो मलबा नीचे चला जाता, रोड पे नहीं आता। तो मैं अक्सर यहाँ कहता हूँ कि भाई टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए। आप जिसको रुद्रप्रयाग से मतलब नहीं है, उसके नीचे से पूरा गाड़ी बाईपास निकाल दीजिए, उनको सुखी रहने दीजिए ना अपनी जगह। सो हर चीज़ के लिए आंसर है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, हाउसिंग हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, आंसर है। लेकिन हमको वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, हमको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है, वो आप ज़्यादा जानते हैं। तो टेक्नोलॉजी इज़ द ओनली आंसर for the survival of these mountain cities which we have developed over the years, जो कि बिल्कुल जिसका कोई सिस्टम ही नहीं है। ठीक है ना? तो फर्स्ट राउंड में इतना बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा आपने कहा भाई, कोट पैंट वाली भी बात है और एक और बात भी है। आपने कहा कि भाई रूरल और अर्बन एरिया, और ये हकीकत भी है।
हम कैसे उसको डिफ़ाइन करते हैं। आज गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी भी पहाड़ के शहर में जाएंगे तो 1-2 किलोमीटर की सड़क है वो अर्बन है, बाहर निकले तो वो पंचायत का इलाका है। आपने एक और जो चीज़ का जिक्र किया उससे मुझे एक डेटा की याद आई, मुझे लगता है बड़ा प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है सत्र के लिए, और वो 3 आंकड़े हैं 80, 60 और 40। अब आप कहेंगे यार ये 80 क्या है, ये 60 क्या है और ये 40 क्या है। तो हमारे राज्य में एक पलायन आयोग है, पलायन निवारण आयोग। तो पलायन आयोग निवारण आयोग जो है आपको पता ही है, समय समय पर कई सारी रिपोर्ट्स निकालता है। तो उनकी जो आखिरी वृहद स्तर की रिपोर्ट आई वो 4 साल का पलायन का उसमें आंकड़ा था, कितने राज्य में कितना पलायन हुआ। मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं मोटी मोटी तस्वीर बताऊं आपको। तो 2018 से 2022 4 साल में 3,30,000 35,000 लोगों का पलायन हुआ। तो अगर आप 3,30,000 को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो लगभग 80,000 हो गया। यानी प्रति वर्ष उस रिपोर्ट के आधार पर 80,000 लोगों का पलायन हो रहा है। तो ये तो हो गया 80। अब वो दूसरा प्रमुख आंकड़ा वो जो रिपोर्ट बताती है राहुल, वो ये कहती है कि लगभग 77% जो पलायन है वो राज्य के भीतर ही हो रहा है, यानी 3/4। अब 3/4 80,000 का कितना हुआ, 60,000 हो गया। और जो तीसरा आंकड़ा है, तो हम 80, 60 और 40 की बात कर रहे हैं, जो तीसरा आंकड़ा वो ये कहता है कि राज्य के भीतर जितना पलायन हो रहा है 53% लोग अपने आसपास के कस्बे, जो भी सर जिसका जिक्र कर रहे थे कि वो ऊपर से नीचे आकर के बस रहे हैं, 53% लोग जो हैं अपने कस्बे के आसपास ही आकर के बस रहे हैं। इसका ये अर्थ हुआ कि लगभग 40,000 लोग जो हैं वो अपना गांव छोड़ करके, रुद्रप्रयाग हो गया, तिलवाड़ा हो गया, कोई भी ऐसी जगह हो गई, तो ये 80, 60, 40 की, तो ये जो बेतरतीब किस्म का जो हम, और इसका सबसे स्वर्णिम उदाहरण जोशीमठ, और ऐसे तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं। तो मैं आपने प्रेरित किया उस आंकड़े के लिए। इस संवाद को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब आपके पास हम आना चाहेंगे। आप इसरो से हैं, IIRS से, और आपने अपने शोध में हिल टाउन सेटलमेंट्स में 3D सिटी मॉडलिंग की बात करी है। आप बहुत ज़्यादा अर्बन ग्रीन स्पेसेस में आपने काम किया है, और विशेष तौर पर मुझे अच्छा लगा बड़ा देख के आप माइक्रो क्लाइमेट के बारे में काफ़ी बात करती हैं, उस पर आप अध्ययन करती हैं। तो और जैसा अभी सर ने कहा, इसी टाइप की टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल भी करती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कड़ियाँ जुड़ रही हैं। तो और इन तमाम चीज़ों से जो हमारे जो पर्वतीय शहरों की हम बात कर रहे हैं, तो ये एक नया दृष्टिकोण भी सामने लाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेते हुए अगर हम अगले 5, 10, 15, क्योंकि अब 2025 भी हमारे सामने है, उत्तराखंड राज्य के 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो अगले 5, 10, 15, 20 साल के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? धन्यवाद सर। मैं हाँ ओके। मैं वैसे तो एक आर्किटेक्ट प्लानर हूँ क्वालिफ़िकेशन से, तो लेकिन पेशे से एक वैज्ञानिक हूँ। और वैज्ञानिक की जो एक खासियत होती है वो होती है डेटा को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी करना, और उसी में ही हम टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करते हैं। तो अगर हम उत्तराखंड को, जिसे आपने प्रश्न किया कि यहाँ के माइक्रो क्लाइमेट के लिए, या अगर हम यहाँ पर अगर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं, तो जैसा डोभाल सर ने कहा, टेक्नोलॉजी इज़ द आंसर। टेक्नोलॉजी का हमें उपयोग करना होगा। और उसमें चूँकि मैं एक जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी फील्ड से आती हूँ, तो हमने ये बहुत अच्छे से महसूस भी किया है, और अपने बहुत सारे वैज्ञानिक शोधों में भी देखा है कि आप किसी भी प्लानिंग को अगर एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक तरीके से करते हैं, आप इस बात का ध्यान रखते हुए कि कहाँ पे आपके सेंसिटिव एरियाज़ हैं, कहाँ पर आपका डेवलपमेंट आपका अच्छा हो सकता है, उस सब को आप रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, और अध्ययन करके आप एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का निर्माण कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग GIS टेक्नोलॉजी जो है आपकी, वो आपका 3 टेक्नोलॉजीज़, 3 तकनीकियों का एक समावेश है, जिसमें आपकी एक आती है रिमोट सेंसिंग, जिसे आजकल सभी लोग परिचित हैं क्योंकि हम गूगल अर्थ को काफ़ी उपयोग में लाते हैं। जो दूसरा है आपका GIS, जो कि जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और तीसरा है आपका GNSS, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का आपका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, आप
जो गूगल मैप यूज़ करते हैं, वो इन तीनों तकनीकियों का समावेश है, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और जीएनएसएस का। इसके हिसाब से इसको यूज़ करके आप किसी भी लोकेशन पे तुरंत पहुंच जाते हैं। तो आप इन तीनों तकनीकियों का एक समावेश अगर करते हैं, और रिमोट सेंसिंग जो है उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वो आपको एक सिनॉप्टिक व्यू प्रदान करती है, मतलब एक पूरे एरिया को आप एक बार में देख सकते हैं, और उसके साथ आप उससे एक ही रिमोट सेंसिंग डेटा से आप बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि आप सॉइल, जियोलॉजी, बहुत सारी चीज़ों का आप अध्ययन कर सकते हैं। तो आप कहाँ पर आपके लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और कहाँ सस्टेनेबिलिटी आपकी अफेक्टेड होती है, उस एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तकनीक की मदद से। दूसरा आपने प्रश्न किया सर ग्रीन स्पेसेस और माइक्रो क्लाइमेट के बारे में। तो माइक्रो क्लाइमेट की स्टडी में भी आपका इस टेक्निक का हमने यूज़ किया है, और हमने देखा है कि अगर आप ग्रीन स्पेसेस को अगर आप एक नेटवर्क के तौर पे और डिस्ट्रीब्यूटेड तौर पे सिटी में विकसित करते हैं, तो आप माइक्रो क्लाइमेट को रेगुलेट कर सकते हैं। हमने ये देखा है कि अगर किसी भी शहर में अगर आपका ग्रीन स्पेस 7 से 8% बढ़ाया जाता है, तो आपका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री से लेके 1.5 से 2 डिग्री तक आपका कम हो जाता है। इसके अलावा अभी हमने अपनी एक स्टडी में, एक अध्ययन में, तुमकुर कर्नाटका का मैं उदाहरण देना चाहूँगी, जबकि हालांकि वो माउंटेन सिटी के पार्ट नहीं है। वहाँ पर हमने देखा कि एक वाटर बॉडी को उन्होंने रिजुविनेट किया अमृत प्रोग्राम के द्वारा। उससे वहाँ का जो टेम्परेचर है वो स्टेबलाइज होना शुरू हो गया। तो हम लोग इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, पहला मेरा है कि आप सिस्टमेटिक साइंटिफिकली प्लानिंग को स्टडी करें, और जो भी प्लान डेवलपमेंट करें वो पहले से पूरा नेचुरल रिसोर्सेज को स्टडी करते हुए करें। हम अधिकतर ऐसा होता है कि डेवलपमेंट हो जाता है, उसके बाद इस सारी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। बट अगर हम डेवलपमेंट से पहले इन चीज़ों के बारे में सोचें तो हम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। पर अगर डेवलपमेंट हो गया है तो भी अगर हम ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अगर कनेक्टेड नेटवर्क डेवलप करें सिटीज़ में, जहाँ पे ब्लू भी है और ग्रीन भी है, और इन सबको हम कनेक्ट करें। अभी ये दोनों डिसकनेक्ट हो गए, हम ब्लू को ब्लू का अलग देखते हैं, ग्रीन को उसका पार्ट नहीं देखते, और ग्रीन को हम ब्लू से अलग देखते हैं, जबकि ब्लू और ग्रीन एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। तो अगर आप इन दोनों को साथ में डेवलप करें, एक नेटवर्क ग्रीन का डेवलप करें, तो सिटी के माइक्रो क्लाइमेट, आपकी फ्लडिंग का इशू है, आपका सॉइल इरोजन का इशू है, आपका नॉन मोटराइज्ड एंड मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट का इशू है कि आपका पेडेस्ट्रियन आज की डेट में सड़क पर चलने में डरता है, आप नॉन मोटराइज्ड एंड मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट को अलग कर सकते हैं। माइक्रो क्लाइमेट का रेगुलेशन है, एयर पॉल्यूशन, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका आप निवारण कर सकते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक छोटा सा कमेंट, मैं डॉक्टर साहब आप पे आने से पहले एक छोटा सा कमेंट करूंगा मैं। तो देखिए सॉल्यूशन तो बहुत हैं, लेकिन मैं अगर एक आम नागरिक के दृष्टिकोण से बोलूं, आपने कहा कि भाई आप पेड़ बढ़ा दीजिए तो टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, लेकिन हम तो अपने आसपास, मुझे पता है कि आपके पास भी इसका जवाब नहीं है, लेकिन हम तो अपने आसपास ही जो है इतना पेड़ों का अंधाधुंध कटान ही देख रहे हैं। तो ये जो इतनी सारी जो साइंटिफिक नॉलेज है, ये साइंटिफिक नॉलेज और इतनी तमाम रिपोर्ट्स और इतना एविडेंस होने के बावजूद भी जो एक आम व्यक्ति की पीड़ा है, किसी भी संवेदनशील व्यक्ति की, कि ये कहीं पर भी हमें अपनी प्लानिंग में इसका इस्तेमाल होता हुआ नहीं दिखाई देता है। यह भी शायद कहीं ना कहीं हमारे शासन की और प्रशासन की एक स्याह सच्चाई है। खैर, आगे बढ़ते हुए डॉक्टर साहब आपके पास आएंगे। तो टेक्नोलॉजी की तो बड़ी बात हुई, लेकिन आज जब समाधान निकालें तो टेक्नोलॉजी के साथ में नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की भी बात होनी चाहिए। बिना नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के हम खाली टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशन के आधार पर तो आगे नहीं बढ़ सकते। डॉक्टर साहब हमारे देश के एक जाने माने जियोलॉजिस्ट हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में हैं, आप बहुत वर्षों से हैं। अब जब नेचुरली जियोलॉजिस्ट हैं तो जैसे हम भूभर्गीय संरचना कहते हैं, उसके तो आप माहिर हैं, फनकार हैं उसके। और आपसे बेहतर कौन जानता होगा इस पूरे पंडाल में कि उत्तराखंड की ज़मीनों के नीचे क्या हलचल हो रही है। तो ये जो ज़मीनी सच्चाई है उसे भी बार बार जो है नज़रअंदाज किया जाता है।
तमाम हमारे सामने रिपोर्ट्स हैं, चाहे वाडिया है, IIRS है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, कितने सारे हैं। तो ये भी खैर चलिए एक सच्चाई है और ये सारी बातें हैं, लेकिन इस भूगर्भीय यथार्थ को जिसे नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो जोग्राफिकल जियोलॉजिकल रियलिटी है, तो हम अपने शहरों को आने वाले समय में फ्यूचर रेडी कैसे बना सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, उसको लेकर के अगर आप कुछ विचार साझा करना चाहें। धन्यवाद अनूप साहब। भूगर्भीय हलचल एक बड़ा कैची शब्द है जो आपने समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा, मीडिया में देखा होगा। मैं आपके साथ में कुछ रोचक तथ्य और जानकारियों के साथ में आपके साथ वार्ता करूंगा। आप उत्तराखंड में मैंने कई समितियों में उच्च स्तर पर जब डिस्कशंस में पार्टिसिपेट किया, कई कमिटीज़ में और डिफरेंट प्रॉब्लम्स, तो कुछ भ्रांतियाँ मुझे कॉमन तौर पर रिपीटेटिवली सुनने को मिली। उनमें से एक था कि जैसे एक कॉन्सेप्ट जनरली जनमानस में है कि जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ हिमालय में बढ़ते चले जाएंगे तो बस पहाड़ तो गिरने को तैयार है। मोर यू मूव इनवर्ड्स टुवर्ड्स द हायर हिमालयस, रॉक्स आर वीकर, दे आर सो फ्रेजाइल। ये भी बड़ा रोचक शब्द है, दे आर फ्रेजाइल। लेकिन इंजीनियरिंग जियोलॉजी में रॉक मास कैरेक्टरिस्टिक्स एक शब्द है जिसमें कि मेजरेबल फिजिकल एंड जियोमैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर जो वर्गीकरण चट्टानों का किया गया है, उसके आधार पर सबसे कमज़ोर चट्टानें आपको मिलेंगी मोहंड के पास में, जिनको कि आप हाथ से भी निकाल पाएंगे। और सबसे मजबूत चट्टानें इन टर्म्स ऑफ यूनिएक्सियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ वो पैरामीटर होता है जो कि किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आधार पर उसकी स्ट्रेंथ बताता है। सबसे मजबूत चट्टानें आपको बद्रीनाथ जी में मिलेंगी। तो पहला ये मिसकॉन्सेप्ट, साउथ से नॉर्थ में जाएंगे तो पहाड़ गिरने को तैयार हैं, ऐसा नहीं है। चट्टानें फिजिकल और जियोमैकेनिकल पैरामीटर्स के हिसाब से मजबूत है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहाड़ मजबूत है। उस पहाड़ पर कल मैंने चर्चा करते हुए कहा था कि पैराग्लेशियल मटेरियल है या ओल्ड लैंडस्लाइड डिपॉजिट है, वो गिर रहा है या चट्टान गिर रही है, इसका अंतर थोड़ा समझने की आवश्यकता है, नंबर एक। नंबर दो, जहाँ तक अर्बन प्लानिंग की बात आ रही है, मैं ये जानकारी साझा करना चाहता हूँ आपके साथ में कि भारत सरकार के विभिन्न विभाग वो नोडल एजेंसी हैं अलग अलग प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे संबंधित अध्ययनों के लिए। जैसे कि अब हम उत्तराखंड की बात करें तो हमारे पास में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं सब ग्लॉफ हो गया, लैंडस्लाइड है, अर्थक्वेक है, और चौथा फायर हैज़ार्ड्स अभी अप्रैल के महीने में होते हैं। तो फायर हैज़ार्ड्स पर तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है, लेकिन मैं ये साझा करना चाहता हूँ आपके सामने कि ग्लॉफ और फ्लडिंग से रिलेटेड जो नोडल एजेंसी है वो है सेंट्रल वाटर कमीशन। प्लीज़ उसकी वेबसाइट पर जाकर के उससे संबंधित रिपोर्ट देखिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत सारे अध्ययन हैं, नंबर एक। नंबर दो, भूकंप से संबंधित जो नोडल एजेंसी है वो है नेशनल सेंटर फॉर साइस्मोलॉजी, NCS, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो हर महीने अपनी वेबसाइट पर भूकंपों की जानकारी देता है। हर महीने देश के किस भाग में कितने भूकंप आए, किस परिमाण के आए, कितने दिन आए, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ में देता है, लेकिन कोई देखता नहीं। तीसरा, भूस्खलन की नोडल एजेंसी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, और उसने पूरे देश का जो भूस्खलनीय मानचित्रण है वो पूर्ण कर लिया था 2022 में। और हमारे उन आंकड़ों को मैं थोड़ा सा नोडल एजेंसी के तौर पर शेयर करना चाहूँगा उत्तराखंड के विशेष उल्लेख के साथ में। पूरे भारतवर्ष का 12.6% जो क्षेत्रफल है, 0.43 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी 4,30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, जो कि 12.6% होता है, वो भूस्खलन से प्रभावित पाया गया, नंबर एक। नंबर दो, पूरे भारतवर्ष में अभी तक 2025 तक जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने आंकड़े एकत्र किए हैं, 1,06,807 भूस्खलन चिन्हित किए गए पूरे भारतवर्ष में, जिनमें से कि 33,860 को हमारे विभाग ने, वैज्ञानिकों ने स्थल पर जा कर के उनका वैलिडेशन किया है। 33,860। अब उत्तराखंड पे आते हैं। उत्तराखंड का क्षेत्रफल जो 50,000
वर्ग किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, उसमें से लगभग 39,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हैज़ बीन फाउंड टू बी अफेक्टेड बाय landslides, and the count of landslides in the state of Uttarakhand is 17,956. 17,956. अब इसका अगर हम फर्दर कैटेगराइजेशन देखते हैं, एक शब्द आता है ससेप्टिबिलिटी टू लैंडस्लाइड, कि कौन सा एरिया जो मेरा हिल एरिया है वो कितना भूस्खलन के लिए संभावित है। तो उसमें जब हम वर्गीकरण देखते हैं 13 जिलों का, तो सबसे ज़्यादा चमोली जनपद है जिसका कि 29% से ज़्यादा भूगोलिक क्षेत्रफल वो लैंडस्लाइड की उच्च, मैं कह रहा हूँ हाई ससेप्टिबिलिटी में बात कर रहा हूँ, अभी लो मॉडरेट में नहीं जा रहा हूँ, हाई ससेप्टिबिलिटी 29% से ज़्यादा चमोली जनपद की है। उसके बाद बागेश्वर जनपद आता है जिसका 27% है। उसके बाद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी जनपद हैं जिनका लगभग 24% क्षेत्रफल जो है वो उच्च हाई ससेप्टिबिलिटी में है। और उसके बाद रुद्रप्रयाग है। ये 5 टॉप के मैं आपको बता रहा हूँ। ये जनपद हमारे हाईली ससेप्टेबल हैं। ये हो गई भूस्खलन की जानकारी। भूकंपीय परिमाण की दृष्टि से मैं ये शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ में कि माइक्रोसाइस्मिक जोनेशन वो लगभग सारे मेजर जो हमारे हिल सिटीज़ हैं, इन स्टार्टिंग फ्रॉम देहरादून, जम्मू, श्रीनगर, आइजॉल, अगरतला, इम्फाल, ईटानगर, गैंगटॉक, they have long back been completed. Information is available, detailed report is available. मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, कल चोपड़ा साहब के उसमें भी लास्ट वर्ड था आर वी लिसनिंग, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 2015 से देहरादून की साइस्मिक माइक्रोजोनेशन रिपोर्ट अवेलेबल है। हैज़ एनीबडी लिसन टू? आज जो मकान हम किसी भी एरिया में बना रहे, मैं देखता हूँ उस माइक्रोसाइस्मिक जोनेशन को, साइस्मिक जोन 4 में है, किसी को पता भी है कि कौन से एरिया में मैं बना रहा हूँ, और अगर बना रहा हूँ तो मुझे क्या क्या सुरक्षात्मक उपाय लेने चाहिए, सब मौजूद है। तो मेरा कल भी अनुरोध यही था कि जो विशेषज्ञ संस्थानों की रिपोर्ट्स हैं, हमारा काम साइंटिफिक स्टडी करके उसको जनपटल तक लाना है। और ये जानकारी अब आप कहेंगे कि साहब कहाँ मिले, वो तो पता नहीं आपकी कहाँ होगी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप नोट कर सकते हैं। भू संकेत, BHUSANKET, भू संकेत वेब पोर्टल GSI का, जिसको मैं हेड कर रहा हूँ, नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर, इस देश में एकमात्र सेंटर है जो भूस्खलन की पूर्व चेतावनी जारी कर रहा है। और अभी रुद्रप्रयाग, हमने 4 जिले उत्तराखंड के लिए हैं, रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, जिनमें से रुद्रप्रयाग को हमने ऑपरेशनल कर दिया है। और इस ऑपरेशनल का मतलब है इस भू संकेत वेब पोर्टल पे आज का, मैं अभी यहाँ आने से पहले 10 मिनट पहले मैंने अप्रूवल दिया है फोरकास्ट बुलेटिन का, आप देख सकते हैं, वो पब्लिक डोमेन में है। आगे 3 और ज़िले हैं, उसके बाद में हम पिथौरागढ़ की तरफ जाने वाले हैं, पिथौरागढ़ और नैनीताल को हम अगले वर्ष से लेने वाले हैं, तो 6 जनपद हो जाएंगे। और उसके लिए हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है, वो भी आप नोट कर लें, भूस्खलन, BHOOSKHALAN मोबाइल एप्लीकेशन है, यूज़र फ्रेंडली है। इसमें न केवल आप मेरी जानकारी ले सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, जस्ट स्विच ऑन योर मोबाइल फ़ोन, capture a photograph of the landslide, just send it on that mobile application, and rest of the things will be taken care of by Geological Survey of India. So this everything is available. मेरा निवेदन यही है कि ये जो लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग पूरे देश की, पूरे राज्य की, जनपदवार, लोकेशन वाइज अवेलेबल है, क्यों नहीं हम इसको अपनी अर्बन प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट करते हैं। इस माइक्रोसाइस्मिक जोनेशन का मैंने नाम लिया, आप देखें CWC का फ्लड जोनेशन मैप होगा, ग्लॉफ की मैपिंग होगी, उसको प्लीज़ यूटिलाइज कीजिए, गो थ्रू देम, एंड देन सर्टेनली वी कैन गो फॉर दी माइक्रो स्केल प्लानिंग ऑफ द अर्बन एरियाज। थैंक यू। बहुत शानदार डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने इतना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करा, तो आई एम श्योर एवरीवन इज़ फाउंड इट वेरी वेरी वैल्यूबल। और आपने एक और बड़ी अच्छी रिमाइंडर दिया, आर वी लिसनिंग, तो मेरे को उसमें याद आया कि जब आज से 2 वर्ष पूर्व MDDA ने देहरादून का ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2041 जारी किया था, अप्रैल की बात है, तो उस समय बात हुई मास्टर प्लान में कि फॉल्ट लाइन के इधर और फॉल्ट लाइन के इधर आप कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। उसके बाद शोर मचा, तो उसके बाद से जो है वो मास्टर प्लान ही जो है वो दाएँ बाएँ हो गया। तो इस किस्म की भी चीज़ें हैं, लेकिन लबोलबाब आपकी बात का ये है कि हम लोग जो एडवोकेसी और थोड़ा बहुत एक्टिविज़म करते हैं, इन बातों को हम लोग ज़रूर उठाएँगे। राहुल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
हमने 3 साइंटिस्ट को सुना और आपसे एक बड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, बहुत ही ओपन एंडेड टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि आपने भी सबको सुना, हमने सबको सुना। और हमारा जो सब्जेक्ट है, मेरा सवाल आपसे ये, हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी बड़ा हैवी ड्यूटी टाइप का है। थिंक लोकल, थिंक ग्लोबल, माउंटेन सिटीज़ ऑफ द फ्यूचर। तो ये तो हमारा टॉपिक है। तो एक तो मैं चाहूँगा कि आप इस टॉपिक की कैसे, उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। और हम सबको पता है कि भाई आप इतना शानदार काम कर रहे हैं, आप इतना ट्रैवल करते हैं। आप में से, हम में से अधिकांश लोगों ने देखा होगा, अभी जब धराली की 5 अगस्त की आपदा आई तो आप वहाँ पर भी कितना गए। तो जो आपने इतना ट्रैवल किया है, इतनी जगह आप गए हैं, आपने भी सुना, तो उस टॉपिक को लेकर के आप क्या शेयर करना चाहेंगे राहुल? सर, मैं कोशिश करूंगा कि इस पैनल में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो ज़्यादा वैल्यूएबल इनपुट्स इस पर रखेंगे, तो उन्हीं को हम ज़्यादा सुने। लेकिन जो आपने सवाल किया, थिंक लोकल, थिंक ग्लोबल, माउंटेन सिटीज़ ऑफ द फ्यूचर, इसको ऐसे समझें कि जब हम माउंटेन सिटीज़ ऑफ द फ्यूचर के बारे में ग्लोबली सोचते हैं तो एक बड़ी अच्छी सी इमेजरी बनती है। यूरोप का कोई गाँव नज़र आता है कि शायद हमारी भी ऐसे फ्यूचरिस्टिक शहर, गढ़वाल के भी वैसे होंगे जैसे यूरोप में हमको दिखते हैं। लेकिन जैसे ही थिंक लोकल करना शुरू करते हैं तो धराली का और जोशीमठ का भविष्य नज़र आने लगता है, और वो ठीक विपरीत होता है उसके। और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे पैनलिस्ट, कुछ सवाल हैं उनका जवाब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा। सर, कि जैसे आपने जीएसआई के डेटा के बारे में भी बताया, और कल के डिस्कशन में भी ये बात आई थी कि जीएसआई ने धराली के लिए भी ये बता दिया था कि इस पर्टिकुलर साइड में, उसके फैन पे, लेफ्ट साइड पे, बिल्कुल वो डेंजरस जोन में है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस नहीं होने चाहिए। लेकिन वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि लोगों ने बना लिया होगा तो क्या कर सकते हैं, किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्ड करनी पड़ेगी। और स्पेशली जब हम फ्यूचरिस्टिक शहरों की बात कर रहे हैं, और जितने भी शहरों को जैसे अभी आपने गिनवाए कि वो सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स के हम मेन शहरों को देखें, चाहे वो रुद्रप्रयाग हो, चाहे वो कर्णप्रयाग हो, पिथौरागढ़ के शहर हों, उनको पिछले 10 सालों का उनमें जो डेवलपमेंट हुआ है, उसको पहले नज़र में देखते ही ऐसा लगता है कि हाउ वी शुड नॉट प्लान टू डेवलप ए सिटी। मतलब ठीक उल्टा नज़र आता है कि हमें किस तरह से प्लानिंग कतई नहीं करनी चाहिए थी, और वो उस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो एज अ साइंटिस्ट आपने बहुत अच्छे से कोट किया सर कि अर्थक्वेक का डेटा, रेनफॉल का डेटा, और जितनी भी जियोलॉजिकल चीज़ें होती हैं उनका डेटा पर्टिकुलरली आता है। उनको कैसे पॉलिसी मेकर्स को कंसिडर करते हुए आगे की पॉलिसी मेकिंग में काम करना चाहिए। और पर्टिकुलरली इन कंटेक्स्ट टू उत्तराखंड में आप तीनों एक्सपर्ट से ये भी जानना चाहूँगा कि मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे माउंटेन सिटीज़ की, अगर आप पिन पॉइंट कर पाएँ तो आप लोगों को क्या नज़र आते हैं? थैंक यू सर। हमारे पास 5 मिनट का समय बचा है, तो डोभाल सर से ही स्टार्ट करते हैं। हेलो, देखिए, राहुल का सवाल ये है कि जो वैज्ञानिक चीज़ें हैं ये लोगों तक, ये सरकार तक क्यों नहीं जाता? आई एम अ यूनिक ब्लेंड ऑफ गाय जो वैज्ञानिक संस्थानों में रहा, सरकार में रहा और पब्लिक के बीच में भी रहा। देखिए, एक सबसे बड़ी गलती क्या है हम लोगों की, जो साइंटिफिक लैंग्वेज होती है को पढ़ना नहीं आएगा तो 2 इसके बाद भाग जाएगा। हम लोग उसको इतना टफ लिखते हैं कि कोई भी दूसरा आदमी, दूसरे डिसिप्लिन का आदमी नहीं समझता। रिमोट सेंसिंग के जो मैप्स हैं, कितने लोग समझ पाते हैं उसको कि ये क्या फिगर कर रहा है? बहुत कम लोग। हमें ऐसे, जैसे आप गूगल मैप्स यूज़ करते हैं, वो कितना यूज़र फ्रेंडली है, आप उसको लगा देते हैं कहाँ जाना है, या ओला ऐप है आपको टैक्सी, वो सब साइंस है, रिमोट सेंसिंग है। बट दे हैव मेड इट अवेलेबल टू इवन तो रिक्शा वाला, उसको कोई बहुत एजुकेट होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको एक टेक्निकल पेपर में बहुगुणा जी का पढ़ने को या अपना एक पेपर पढ़ने को दे दूं, आप केवल मेरा नाम ही पढ़ पाएंगे उसमें बस।
तो उसको ना तो सरकार का नुमाइंदा उसको पढ़ना चाहता है, वो कहते हैं क्या लिख दिया है, कर लो जो करना है, कहना क्या चाहते हो। क्योंकि उसकी लैंग्वेज, अब मैं बोल रहा हूँ जियो मैग्नेटिज्म, कितने लोग समझेंगे यहाँ, साइस्मिसिटी। तो हम लोग जो लिखते हैं, एक कल्चर हो गया हम लोगों का कि जितना कठिन लिखेंगे उतने हम बड़े आदमी बन जाएंगे। हम कॉमन तरीके से नहीं समझा सकते पब्लिक को, ये हमारा एक बहुत बड़ी गलती, इसीलिए वो पब्लिक तक नहीं जाता है। और रिमोट सेंसिंग की मैप्स की इंटरप्रिटेशन तो अब बहुत इजी हो गई, लेकिन अभी भी बहुत टफ है कि अगर आपको अर्बन प्लानिंग का एक मैप दे दिया जाए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा उसमें। आप सैटेलाइट इमेजेस देखते हैं ना, मौसम की देखते होंगे जो टीवी में दिखाई जाती है, तो वो कहीं बम विस्फोट होता है, वो सैटेलाइट, आपको क्या समझ में आता है उसमें? कुछ नहीं समझ में आता है, वो कहने की बात है। तो साइंस ने एक ब्राह्मणिकल सोसाइटी है साइंटिस्टों की, अपनी ही लैंग्वेज में बात करते हैं और अपना ग्रे सूट और टाई लगा के बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज में, लेकिन पब्लिक तक नहीं, मैंने किसी साइंटिस्ट को जाते नहीं देखा। मैं भी जाता हूँ, वो सब जाते हैं, लेकिन वो पर्पस सॉल्व नहीं होता जो टॉपिक हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। हम नहीं समझा पाते अपने ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं कि अच्छा, ना तो वो समझना चाहते, वो भी सोचते हैं कि भाई हम तो बानी हैं, मतलब हम तो खातून होगी तो खातून अव्वल होगी, हमें ये क्या मैप समझना। अब सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है कि आपको जीआईएस मैप लगाना ही है, जियो टैगिंग करनी ही है, इसलिए अब लोग पढ़ने लगे हैं उसको। तो एक तो ये है कि क्यों जनता तक ये चीज़ें नहीं आ रही है, तो हम अपने जो माउंटेन सिटीज़ को कैसे डेवलप करेंगे, क्योंकि अगर हम वी टॉक ऑफ साइंस, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस, ना कोई नहीं समझता, कोई रिक्रूटमेंट उस तरीके की वहाँ है भी नहीं, कोई एम्पावर्ड आदमी वहाँ पे है नहीं, तो वो दूध की मिलावट कैसे पकड़नी है वो भी नहीं समझ पाएगा। ठीक है ना। तो दूसरा जो सवाल है, ये पता नहीं कितना दे पाएंगे आंसर। नहीं, मैं डोभाल साहब की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि अभी मैंने भूस्खलन लैंडस्लाइड फोरकास्ट मैप का और ससेप्टिबिलिटी मैप का जिक्र किया। कुछ मत पढ़िए, मुझे लगता है एक रिक्शे वाला अनपढ़ आदमी भी ट्रैफिक लाइट का लाल पीला हरा समझता होगा। लाल मने रुक जाओ, पीला मने वेट करो, हरा मने चलो। मेरा नक्शा भी वही 3 कलर दिखाता है साहब। जहाँ लाल है दैट इज़ ए नो गो एरिया, जो ग्रीन है दैट इज़ ए गो एरिया, येलो कैन बी गॉन विद सम मेजर्स। आई थिंक इट कैन नॉट बी मोर सिंपलर देन दैट। ये है। दूसरा, मैं रोचक जानकारी वर्णावत का मैं संदर्भ देना चाहूँगा। जब हम ट्रीटमेंट कर रहे थे, खंडूरी जी की सरकार थी, उसके क्राउन पर आपको पता है कि महीडांडा के ऊपर से ट्रीटमेंट किया गया, मैं नाम नहीं लूँगा। वहाँ पर हम तो रिसीविंग एंड पे थे, और तब अखबारों में ये छपा था, सुर्खी हेडलाइन थी कि देखो ये वैज्ञानिक कितने बेवकूफ़ हैं कि चोट पैर पे लगी है और पट्टी माथे पे लगा रहे हैं, ये शीर्षक था। और 5 साल बाद उसी वर्णावत पर डीएम साहब के रिक्वेस्ट पर एक्सपर्ट कमेटी को भेजा गया। किस लिए? बफर जोन हमने चिन्हित की हुई है रामलीला मैदान के आगे कि साहब ये बफर जोन है, दिस इज़ ए नो गो एरिया। पूरा व्यापार मंडल मेरे मतलब आई वॉज सराउंडेड बाई ऑल ऑफ देम, और वो कह रहे थे कि डीएम साहब को हम लिख करके देंगे कि जो इन्होंने ट्रीटमेंट किया है बहुत अच्छा है, पिछले 5 साल में एक पत्थर की गाड़ी भी नहीं गिरी है, और हमें यहाँ बनाने दीजिए। और तीसरी बात कह के मैं ख़त्म करूँगा। कल बात हो रही थी 4 धाम सड़क परियोजना की। साहब, कोई भी बड़ी परियोजना बिना पब्लिक हियरिंग के नहीं स्वीकृत होती। धन्यवाद। सबसे पहले निवेदन करूंगा कि आप लोग प्लीज़ हमारे इस शानदार पैनल के लिए ताली बजा दीजिए। 3:45 हो रहा है, तो 3:45 पर जो है उनकी बात समाप्त हो गई है। सर, संजीव सर, आपके आने से पहले बात हो रही थी कि वन ऑफ द टफेस्ट जॉब्स ऑन दिस प्लैनेट इज़ टू बी अ मॉडरेटर, because moderator has to constantly look at his watch. So anyway, that was on a lighter note.
But three key takeaways, at least for me, you know, I'm really learned a lot. Thank you so much. आप लोगों को सुनने का मौका मिला और आपके साथ भी, आप लोगों के साथ में आपके साथ साझा करना चाहूँगा जो कम से कम 3 टेकअवेज लगे। पहला टेक अवे ये महसूस हुआ सर लोगों की बात सुन के, मैम की बात सुन के, कि बहुत सारी राहुल ये मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और जैसा सर ने कहा कि ओवर कॉम्प्लिकेशन है। तो ये भी जो इसके मकड़ जाल को भी कहीं ना कहीं तोड़ने की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है। पहली बात तो ये मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और ओवर कॉम्प्लिकेशन की। दूसरी बात जो एक सुखद पहलू हम सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि द गेम इज़ ओवर। समाधान है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, जानकारी है, तमाम किस्म की चीज़ें हैं। तो एक किस्म का सुरक्षा कवच हमारे भविष्य के शहरों के लिए कम से कम उपलब्ध है। अब वो इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा वो तो हमको मालूम ही है। और उसी से जुड़ी हुई जो तीसरी बात आती है, जो तीसरा बड़ा टेक अवे, कि कहीं ना कहीं आप लोगों के, मैं एक नागरिक के, ऑफ कोर्स मैं एक नागरिक हूँ, तो आप लोगों से भी एक अपेक्षा ये रखता हूँ कि आप लोग भी जो है इस पर और आगे बढ़ चढ़ करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। बारामासा जैसे और राहुल जैसे युवा पत्रकार जो जनपक्षीय पत्रकारिता के मजबूत स्तंभ हैं उत्तराखंड राज्य में, और हम सब की तरफ से जो है हम राहुल को भी जो है बधाई भी देना चाहेंगे और अपना, सॉरी हम थोड़ा सीनियर सिटीजन की तरह बात कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद भी देना चाहेंगे कि इस जनपक्षीय पत्रकारिता को बढ़ाते हुए ये मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन को, तमाम चीज़ों को तोड़ते हुए, तो अगर इस 3 दिशाओं में हम लोग आगे बढ़ते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन को ख़त्म करना है, डिसइन्फॉर्मेशन को ख़त्म करना है, सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ना है और इसको आगे बढ़ाना है, तो इन्हीं शब्दों के साथ में सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपनी पत्रकारिता में साइंस भी लगाएं, साइंस भी जोड़ें, तो लोगों तक जितने लोग सुनते हैं तो थोड़ा बहुत साइंस भी समझेंगे। 2-2 सेंटेंस लगाए साइंस के। आपका पॉडकास्ट बहुत टाइम से पेंडिंग है।